बिहार STET 9 to 10 में तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन को बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज हम लोग बिहार STET 9 to 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 6/9/2013 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। मेरे साथियों, यह 9 to 10 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे अंत तक जरूर देखिएगा। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यह CBT मोड में लिया गया था, ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था। वह 100 टोटल जो है 100 प्रश्न का सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए ये सेट पूरा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा लैब किसको मापा जाता है? एक्स्ट्रा लैब से किसको मापा जाता है मेरे साथियों? तो एक्स्ट्रा लैब से अक्षांश बतलाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो एक्स्ट्रा लैब से अक्षांश मापा जाता है मेरे साथियों, याद रखिएगा, अक्षांश को मापा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? किससे बढ़ती है? तो साथियों, यह उर्वरता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उर्वरता या खाद से जो है रासायनिक पदार्थ मिट्टी की जो उर्वरता बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होती है। पोल्ट्री खाद में निम्न में से किसकी उच्च दर रखा जाता है? जो पोल्ट्री खाद होता है जो मुर्गियों को दिया जाता है, वह कौन सा विटामिन के लिए दिया जाता है मेरे साथियों? तो विटामिन ए और के, ठीक है। तो मेरे साथियों, विटामिन ए पक्षियों की वृद्धि और हड्डियों की विकास एवं प्रजनन शक्तियों के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं, और विटामिन के पक्षियों के अंडे बनाने एवं विकास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसलिए मेरे साथियों राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए और के, ठीक है। आगे है वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है। वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है मेरे साथियों क्या कहा जाता है? तो वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है उसे एवियरीज कहा जाता है, ठीक है। एवियरीज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 में किया गया था, ठीक है। 1848 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1848। आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का स्वरूप मेरे साथियों क्या था, क्या बताइएगा? मेरे साथियों, फ्रांस का क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ क्रांति था। बुर्जुआ क्रांति ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुर्जुआ क्रांति। आगे है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? साथियों, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, ऑप्शन है स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आगे है किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? वह थी मेरे साथियों वर्साई की संधि। क्या था? वर्साई की संधि था मेरे साथियों, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में जिन 5 प्रमुख संधियों का प्रारूप तैयार किया गया था उनमें सबसे महत्वपूर्ण था वर्साई की संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि विजय मित्र राष्ट्र गुट रूस, फ्रांस, ब्रिटेन तथा जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो साथ याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में आरंभ हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 28 जुलाई 1914, ठीक है। और इसका अंत हुआ था 11 नवंबर, ठीक है, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्ति हुआ था 11 नवंबर 1948 को, और आरंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 ईस्वी को, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति में साथियों किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने गुप्त संधियों की नीति अपनाई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन सा शामिल नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में सोवियत संघ शामिल नहीं था मेरे साथियों, सोवियत संघ शामिल नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। आगे है तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी साथियों? तो तिलका माझी को 1800
1985 में फांसी दी गई थी। ठीक है, तिलका मांझी बिहार के क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। याद रखिएगा क्या, उनका जन्म 1750 ईस्वी में सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। आगे है, बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है का राइट आंसर हो जाएगा फार्म प्रणाली। ठीक है, फार्म प्रणाली उत्तम बीज, मानक उर्वरक और आधुनिक मशीनी तथा कृषि वैज्ञानिक तौर पर विज्ञान के इनपुट से आधुनिक कृषि का रूप प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्म प्रणाली। आगे क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है? ठीक है, इसमें से कौन सा चावल सबसे प्रमुख उत्पादक देश है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। 1 नंबर में चीन आता है और 2 नंबर में भारत का स्थान आता है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन और दूसरे स्थान पर भारत करता है। आगे यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथ ही? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरहर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो साथियों सुन लीजिए, चावल खरीफ फसल का उदाहरण, चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। गेहूं, चना, मटर ये रबी फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर हो जाएगा चावल खरीफ फसलों का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पेय पदार्थों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? कौन सा पेय पदार्थ है जो दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक भी है? साथ ही इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाय। ठीक है, चाय पेय पदार्थ, पेय फसल चाय भारत की दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। दुनिया में चाय उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक है, हाल की रिपोर्ट में भारत में चाय का उत्पादन 1.2 मिलियन टन रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अरेबिका किस्म की कॉफी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? तो अरेबिका किस्म की काफी शुरू में यमन राज्य से भारत लाई गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन सा फसल है जो भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? साथ ही इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये मक्का भोजन और चारे दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? ठीक है, कौन सा था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हेमर एस्कोजोल्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यूएनओ के एकमात्र महासचिव थे और जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? का राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष या महासचिव का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर डी 5 साल का होता है। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? चार्टर सदस्य के कितने राष्ट्र थे साथियों? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 42 था। ठीक है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य राष्ट्र 42 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि बोबेन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह बोरबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, वो वियना के संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून मेरे साथियों वह 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1919। रॉलेट कानून का सहकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। आगे है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? मेरे साथियों साइमन कमीशन जो है मेरे साथियों यह
3 फरवरी 1928 को आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू कौन था? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र का आदिवासी नेता था। कौन था? आंध्र का आदिवासी नेता था। आगे क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन जो है 1838 में हुआ था साथियों। क्या इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1838, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 में हुआ था। आगे है बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? ठीक है, बम्बई की चाल, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बहुमंजिल इमारत। बहुमंजिली इमारत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? मेरे साथियों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह भारत में पहली बार 1863 ईस्वी में कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1863 में कोलकाता में धुआं निरोधक कानून पारित हुआ था। आगे क्वेश्चन है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? किसने और कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन विलियमसन 1990, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1990। आगे क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना साथियों 1966 में किया गया था। क्या एशियाई बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। अगर डेट पूछा जाए तो 19 दिसंबर, ठीक है, 1966 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि छपाई जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? तो जापान में छपाई का तकनीक जो है साथियों यह चीनी बौद्धिक भिक्षुओं द्वारा लाया गया था। चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। आगे है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आगे है तो नाथुला दर्रा मेरे साथियों यह सिक्किम में है, यह सिक्किम में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो किस नदी का अमरकंटक नहीं है उद्गम स्थल? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तापी नदी। ठीक है, तापी नदी का जो उद्गम स्थल अमरकंटक नहीं है। तापी नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुरा की पहाड़ियों में मुल्ताई नामक स्थान से होती है। तापी नदी भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। तापी नदी की द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की राज्य में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तापी नदी। आगे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? का राइट आंसर हो जाएगा अरब देशवासियों के साथ। ठीक है, मानसून शब्द अरब देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह असम में स्थित है। क्या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य हिमालय की तलहटी में मानस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन है रबर किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आता है? रबर मेरे साथियों रबर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रबर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की श्रेणी में आता है। रबर की खेती के लिए आर्द्र और नम जलवायु की जरूरत होती है। रबर की खेती के लिए 25 सेंटीमीटर सेल्सियस से अधिक तापमान एवं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। ठीक है, 25 डिग्री सी इसका तापमान होना चाहिए। ठीक है, और 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए।
इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। आगे है सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। तो सिनकोना वृक्ष में पाए जाने वाली वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो मेरे साथियों भारत के सबसे अधिक जनघनत्व बिहार में है। ठीक है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनगणना घनत्व वाला राज्य बिहार है। ठीक है, तो जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जनघनत्व 1106 व्यक्ति है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? साथियों यहाँ पर देखा जाए तो विश्व की सर्वाधिक जनगणना जो है यह भारत आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक भारत में है। आगे क्वेश्चन है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कहाँ में साथियों? तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है। श्री जयवर्धनपुरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीवर्धन जयपुरा कोटे श्रीलंका की पुरानी राजधानी शहर कोलंबो की पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, जो पहले पुराना था, जो पुराना राजधानी था उसके पूर्व में स्थित है। आगे है भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? जो भूटान के क्षेत्रफल है कितना प्रतिशत वन का आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो 90% वनों से आच्छादित है। सॉरी साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 70%। ठीक है, 70% वनों का आच्छादित है। आगे है पोखरा। पोखरा जो है किस देश में स्थित नगर है? पोखरा जो मेरे साथियों यह जो है यह नेपाल में स्थित है। पोखरा जो है यह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोखरा शहर नेपाल में काठमांडू के पास दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न। ठीक है, 1 काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साथियों ये कहा जाता है प्राथमिक। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए आंकड़े को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा। आगे है भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार गैस थी मिसाल आइसोसाइनाइट। क्या हो जाएगा? मिसाल आइसोसाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। ठीक है, उसमें गैस थी मिसाल आइसोसाइनाइट। आगे क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त, किसी के लालच के लिए नहीं। ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जाती है, डैश के रूप में जानी जाती है, वो हो जाएगा कृषि योग बंजर भूमि। कृषि योग बंजर भूमि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है मेरे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम, फूड्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में वर्गीस कुरियन को जाना जाता है मेरे साथियों, वर्गीस कुरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्गीस कुरियन। आगे है कि ताजे पानी मुख्य रूप से सतही अफवाह और भूजल से प्राप्त होता है जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जाता है, चार्ज किया जा रहा है। का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों
हाइड्रोलॉजिकल चक्र, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल चक्र। ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जो हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज होता रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेरे साथियों किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरकार सरोवर बांध से संबंधित है मेरे साथियों, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है साथियों? ये हो जाएगा 22%। कितना हो जाएगा? 22%, जिसे पनबिजली कहा जाता है, ठीक है, 22%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु क्रम कोयला है, ठीक है, कौन सा कोयला है जो लौह अयस्क के गलाने में सहयोग करते हैं? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिटुमिन्स, ठीक है, बिटुमिन्स कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन और इस्पात उद्योग में किया जाता है। याद रखिए मेरे साथियों, बिटुमिन्स कोयला का उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा उत्पादन और इस्पात उद्योग में किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थोरियम जो हो जाएगा का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है साथियों, आगे क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7% में, ठीक है। आगे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों यह असम में स्थित है, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निवास स्थान होने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली मेरे साथ याद रखिए कि सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। सॉरी मेरे साथियों, ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और सिंगरौली जो है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सिंगरौली किस राज्य का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है? तो ये मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, साथ ही विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन विद्युत जो है मेरे साथियों, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है मेरे साथियों? तो ये खिलौना उद्योग जो है छोटे उद्योग का पैमाना उद्योग है, ठीक है। किसी उद्योग का छोटे पैमाने, मध्य पैमाने तथा बृहद पैमाने का होने का आधार उस क्षेत्र उद्योग में निवेशित रकम एवं टर्नओवर के आधार पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह खिलौना उद्योग जो है, ठीक है, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई थी। टाटा आयरन कंपनी की स्थापना कहाँ किया गया था मेरे साथियों? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सर दोराबाजी टाटा द्वारा साक्षी जमशेदपुर में किया गया था, ठीक है, साक्षी जमशेदपुर में किया गया था 1907 ईस्वी में। क्या आगे है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? जो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो है किसके माध्यम से होता है? तो मेरे साथियों वो होता है समुद्री मार्गों के द्वारा, ठीक है। भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा लगभग 90%, ठीक है, 90% जो है समुद्री मार्ग से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों भारत में रेल परिचालन की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने में किया गया था। 34 किलोमीटर हुआ था, 34 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1853, और यह डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है ना।
भारतीय रेल का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, आगे है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है मेरे साथियों? संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है लद्दाख के उमलिंग ला दर्रा में स्थित है। ठीक है, लद्दाख के उमलिंग ला दर्रा में स्थित है। भारत की सीमा संगठन BRO ने वर्ष 2020 में चीन की सीमा के पास लद्दाख उमलिंगा में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख उमलिंग ला दर्रा। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा कह रहा है कि कौन सा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। आगे मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? क्या किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र नीले रंग द्वारा जल भाग को दिखाया जाता है। ठीक है, और मानचित्र में भूरा रंग द्वारा पर्वतों को दिखाया जाता है। पर्वत हो जाएगा भूरा रंग। ठीक है, पर्वत जो हो जाएगा यह हो जाएगा भूरा रंग। ठीक है, और मानचित्र हरा रंग मैदानों को दिखाया गया है। मैदान हो जाएगा हरा रंग, मैदान हो जाएगा हरा रंग। ठीक है, तो इसको लिखने में दिक्कत होता है, इसको एक मिटा देते हैं। ये होता है मैदान होता है हरा रंग, तो इसलिए तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं मैदान हरा रंग। ठीक है, पर्वत भूरा रंग। ठीक है, और पठार हो जाता है पीला रंग। पठार जो हो जाता है मेरे साथियों वो हो जाएगा, पठार हो जाएगा पीला रंग, पठार पीला रंग हो जाएगा। ठीक है, पर्वत भूरा रंग और मैदान हरा रंग। ठीक है, मैदान हरा रंग और नीले रंग द्वारा जो है जल को देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जल। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो मेरे साथियों यह किया गया था पटना को किया गया था। ठीक है, पटना किया गया था, और पटना नगर निगम बिहार का प्रथम नगर निगम है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुआ था। याद रखिएगा मेरे साथियों, 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना किया गया था। पटना नगर निगम की स्थापना पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के तहत किया गया था। ठीक है, 1951 के तहत किया गया था 15 अगस्त 1952 ईस्वी को। आगे है कहलगांव ताप्य विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? साथ ही याद रखिएगा कि कहलगांव जो है ताप्य विद्युत परियोजना बिहार के भागलपुर जिला में है। कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। और बिहार के प्रमुख ताप्य विद्युत परियोजना कहलगांव ताप्य विद्युत परियोजना है, नवीनगर ताप्य विद्युत परियोजना, कांटी ताप्य विद्युत परियोजना, बाढ़ सुपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट, बरौनी ताप्य विद्युत परियोजना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता दर कितनी है मेरे साथ याद रखिएगा। तो बिहार की साक्षरता दर है 75%। ठीक है, सॉरी 61.8% है। 2011 की जनगणना से बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है, 61.8% है। 2000 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला बिहार है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता जिला जो है बिहार है। ठीक है, और भारत में साक्षरता दर जो है 74.04% है। 74.04% है पूरे भारत की साक्षरता, और बिहार की 61.8% है। आगे है पिनोसी की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार में रही है? पिनोसी का, ठीक है मेरे साथी, पिनोसी का जो है सरकार 17 वर्षों तक सरकार सत्ता में रही है। ठीक है, कितने वर्ष तक रहे थे? 17 वर्ष तक सत्ता में रही थी। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, बेल्जियम जो है सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। ठीक है, और बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में यह भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, अर्थात हरियाणा की आबादी
से करीब आधी है मेरे साथियों। तो बेल्जियम सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? भाषा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भाषा था। तो गौरवपूर्ण क्रांति किस देश से हुई? गौरवपूर्ण क्रांति जो है किस देश से हुई थी मेरे साथियों? गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 ईस्वी में इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 4। ठीक है, भारत के लोकतंत्र कल्याणी राज्य की संकल्पना संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद विस्तार अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे रीपोलिंग है। रीपोलिंग क्या है? तो रीपोलिंग का अर्थ पुनः मतदान होता है, याद रखिएगा। रीपोलिंग का अर्थ जो है पुनः मतदान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी मतदान को रद्द कर फिर से मतदान कराया जाता है तो इसे रीपोलिंग कहा जाता है। क्या? किसी भी मतदान को फिर से कराया जाता है, रीपोलिंग कहा जाता है। आगे है, अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? ठीक है, कौन सा था? तो अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकारी प्रदान करने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड हो जाएगा मेरे साथी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकारी वर्ष 1893 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? तो 1893 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसी देश से लिया गया है? तो मेरे साथ याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है और अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, रूस से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। क्या कहा जाता है? उपचुनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? मेरे साथ याद रखिएगा क्या कि मतदान के लिए 12 प्रमाण पत्र वैध होता है। ठीक है, 12 प्रमाण पत्र जो है वैध होते हैं। पहला वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी संस्था का सेवा पहचान पत्र फोटो सहित होना चाहिए, बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब, श्रम मंत्रालय के स्कीम के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, 10वां नंबर में फोटो सहित पेंशन कार्ड, और संसद विधायक विधान पार्षद द्वारा जारी पहचान पत्र फोटो सहित, और 12वां नंबर पर है आधार कार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 12। आगे है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए मेरे साथियों यह 84% सीट जो है सो आरक्षित है। कितना है? 84%। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए है 47%। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 84% और अनुसूचित जनजाति के लिए 47% है। ठीक है, और वर्तमान में कुल लोकसभा की संख्या 543 सीट है। आगे है, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए किया गया था? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लोकसभा में एवं विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया। तो किसमें किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन में जो है कार्यकाल 6 वर्ष करके दिया गया था, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में फिर घटाकर इसको 5 साल कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। विधानसभा का नेता कौन होता है? विधानसभा का नेता जो मेरे साथियों वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री होता है विधानसभा का नेता, और विधानसभा में सत्ताधारी दल के बहुमत नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है।
आगे है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई है? राज्यसभा को, ठीक है, तो मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 249, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 249 के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है। आगे है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? कौन सा अधिकार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आर्थिक बराबरी, ठीक है। भारत के संविधान में आर्थिक बराबरी समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। 6 मौलिक अधिकार समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? चुनाव का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है, लेकिन किसी भी धर्म को स्वीकार करना ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है, ठीक है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, भारत में शासन द्वारा सभी धर्मों का समान आदर समान संरक्षण, मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो सामाजिक विभेद का अच्छा परिणाम जो मेरे साथियों लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो साथियों अपने पद ग्रहण के दिन से, एक मिनट, निम्नलिखित कौन सा संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था, ये संघीय राज्य की विशेषता नहीं। लिखित संविधान संघीय राज्य की विशेषता, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब ठीक है, लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था राज्य की संघीय राज्य की विशेषता नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति 5 वर्ष अपने पद पर, ठीक है, पद ग्रहण के दिन से रहते हैं, अपने पद ग्रहण के दिन से रहते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था मेरे साथियों? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना। क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना था, ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो मेरे साथियों यह उत्तराखंड से हुआ था। वर्ष 1973 में वर्तमान उत्तराखंड के चमौली जिले के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों को व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। सरकार ने जंगलों की कटाई की अनुमति दी थी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के चमौली जिला से। आगे है इनमें कौन लोकतंत्र की मजबूती प्रदान नहीं करता है? याद रखना कि मजबूती प्रदान नहीं करता है, तो साथ ही याद रखिएगा विविधता में एकता मजबूती प्रदान करता है, सर्वधर्म भाव ये मजबूती प्रदान करता है, विशिष्ट विविधताओं में सामंजस्य का भाव और संघर्ष, ठीक है, और विविधताओं का राजनीतिक पर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। आगे क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित कौन से थे? साथ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये काशीराम जो थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है मेरे साथ? निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव जो है लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बातें देखने को नहीं मिलता है? क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय लोकतंत्र में बहुसंख्यकों को शासन को देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन देखने को नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे मत 2 क्वेश्चन और है क्या? आगे क्वेश्चन कहता है कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की
सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है, किस शासन व्यवस्था में होती है, ठीक है। तो ये होते हैं लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोकतंत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, ठीक है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों बताइएगा कि 100 अंक में कुल कितना मार्क्स आया, ठीक है। और आप लोग अच्छे तैयारी कीजिए मेरे साथियों। अगर चैनल पर नहीं है, नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो है और अधिक से अधिक आप सेट बनाइए। और ये तो प्रीवियस ईयर है, जो कि प्रीवियस ईयर लगभग टोटल है चार सेट है, 4 सेट आपको सॉल्व करा देते हैं। उसके बाद 11 प्रैक्टिस सेट, कुल आपको 15 सेट सॉल्व करेंगे। और आप अंत तक जरूर देखिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मन लगा के तैयारी कीजिए समय को देखते हुए, ठीक है। और 2 तारीख इसका लास्ट डेट था एग्ज़ाम का, फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, और आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे। तो आप तैयारी अच्छा से कीजिए, और प्रैक्टिस सेट पर डे 1 सेट जरूर बनाइए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।